नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मुझे अभी कुछ समय पहले ही पता चला। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2019 में। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उसका कारण यह था कि इन्होंने बुंदेलखंडी साहित्य में अपना कार्य दिखाया और एक लेखक और कवि के रूप में समाज के सामने आए। आज सर ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। जी धन्यवाद। सर के साथ आज हम कुछ प्रश्न करेंगे और सर से बहुत कुछ हम सीखेंगे और आशा करते हैं कि सर को हमारा ये पॉडकास्ट एक आनंद देगा और हमको सर आशीर्वाद देंगे। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो जी। मच सर। पहला प्रश्न आपके लिए कुछ इस प्रकार है कि जैसा कि मैंने देखा, मैंने पता लगाया, मैंने ढूंढा कि आपका जन्म ललितपुर जिले में बनपुर गांव में हुआ। तो सर वहीं से चालू करते हैं। वहां का माहौल और भाषा ने आपको किस तरह प्रभावित किया? ललितपुर जिले में आता है बानपुर। जी। एक ऐतिहासिक स्थल है। ओके। 1857 में बानपुर ने जो आहुति दी है वो अत्यंत उल्लेखनीय है और इतिहास में रेखांकित की जानी चाहिए। वहाँ के राजा थे मर्दन सिंह। जी। तो मर्दन सिंह ने ही लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाने में पूरा सहयोग किया था, अच्छा। वरना वीरांगना लक्ष्मीबाई शायद उतना न कर पाती जितना कि मर्दन सिंह के सहयोग के कारण वो कर सकी। इसलिए इतिहास में यदि लक्ष्मीबाई अमर है तो मर्दन सिंह ने नींव शिला का काम किया था और मर्दन सिंह की प्रेरणा पूरे बानपुर के पत्थर पत्थर पर अंकित हैं। वो वहाँ के शिलालेखों में, और बानपुर में अकेले मर्दन सिंह की नहीं, वहाँ जो जैन तीर्थ है वहाँ 18 फुट ऊंची शांतिनाथ भगवान की मूर्ति, सिद्ध मूर्ति है। शांति कुंठ वरय की त्रिमूर्ति बानपुर है और अभूतपूर्व यानी अद्भुत सहस्त्रकूट चैत्यालय है। कलात्मक चैत्यालय जैसा बानपुर में है जी। वैसा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। चैत्यालय, सहस्त्रकूट चैत्यालय बहुत जगह है, लेकिन जितना कलात्मक बानपुर में है वैसा नहीं है। एक और अद्भुत बात है बानपुर में, वहाँ पर है 22 भुजी गणेश जी की मूर्ति। अच्छा। और 22 भुजी गणेश जी की मूर्ति देश में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये विशेषताएं और बानपुर में है। हमारा सौभाग्य है कि हम बानपुर में पैदा हुए जी। और बानपुर का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। कितना पड़ा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जी। जी। ये तो दर्शक पाठक निर्णय करेंगे, हमारी कृतियाँ पढ़ेंगे उससे उन्हें अनुमान लगेगा। लेकिन प्रभाव पड़ा है और उस भूमि का मैं ऋणी हूँ कि यहाँ मुझे जन्म लेने का अवसर मिला। जी। ठीक है सर, आपको बुंदेली भाषा और लोक संस्कृति की ओर झुकाव कैसे हुआ? ये प्रेरणा कब और कहां से मिली? देखिए, पहली बात तो जाया कि बुंदेलखंड में पैदा होने का मतलब है कि बुंदेली भाषा हमारी मातृभाषा रही आई है। क्या बात है सर। और जब बुंदेलखंड की मातृभाषा बुंदेली है जी। तो हमारी मातृभाषा बुंदेली है, तो बुंदेली तो हमें जब पैदा ही हुए मैं। और फिर प्रेरणा मिली हमें अपने भाई से। ठीक। हमारी माता जी जो थी जी। वो हमें जब चकिया पीसती थी तो टाँक पे लगा लेती थी, लेटाती थी और गारी गाती थी। तो वो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा, उनका माधुरी का, उनकी सरलता का, जी। उनकी आध्यात्मिकता का, और वो हमारे जीवन में बड़ा प्रभावशाली रहा। इसलिए हमारी प्रेरणादायी तो हमारी माँ ही है। जो कुछ है उनके आशीर्वाद से है, उनकी प्रेरणा से है।
हमारी माँ का नाम था पत्ती देवी मड़वैया और पिताजी का नाम था श्री भैयालाल मड़वैया और पितामह जो बड़े ख्यात थे श्री मूलचंद जी मड़वैया। ये हमारे परिवार का संक्षिप्त वर्णन है। तो जैसे कि सर ने बताया कि उनकी माँ की एक अहम भूमिका रही और एक प्रेरणा स्रोत रही उनकी माँ। ये बहुत ही कम देखने मिलता है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने इस दुनिया का हमको एक नजारा दिया है, उनके जीवन को एक शेप देने में, एक अ, एक राह दिखाने में उनकी माँ एक बहुत अहम भूमिका रही और जहां तक कि सर ने बोला एक प्रेरणा स्रोत रही। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और एक अलग बात भी कही जा सकती है और एक रेयर जो देखने मिलता है हमको। सर, अगला प्रश्न ये है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई और साथ ही लेखन भी किया। दोनों को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जी मेरी शिक्षा बालनपुर में मिडिल स्कूल तक हुई। हाई स्कूल में मैं ललितपुर आ गया। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिला है। जी पहले जिला नहीं था, पहले झांसी जिला हुआ करता था, तब ललितपुर तहसील थी और बालनपुर उसमें आता था। ललितपुर में हुआ बर्नी कॉलेज में। फिर मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आ गया, वहाँ से मैंने बीएससी किया। फिर मैं छतरपुर गया, वहाँ से मैंने एमएससी की, पीएचडी की ओके और फिर रीवा से बीएड किया, टीकमगढ़ से एलएलबी किया। ये मेरी कुल शिक्षा हुई है। शिक्षा के विविध क्षेत्रों में मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने ग्रहण कर किया और उसके बाद साहित्य तो हमारे जीवन का अंग शुरू से रहा है। जब मैं बचपन में कुछ तुकबंदियाँ लिखा करता था तो वहाँ के लोग उसको दोहराया करते थे, तो वो हमें प्रेरणा मिलती थी उससे कि ये कुछ अच्छा है तभी तो ये दोहरा रहे हैं। जी बिल्कुल तो फिर हमारे साहित्य तो हमने ललितपुर में चूँकि पढ़े लिखे, ललितपुर काव्य पृष्ठता भूमि रही है। महर्षिचरण गुप्त झांसी में हुए, यहाँ पे ललितपुर में तन्मय बुखारिया और बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ वहाँ थे। तो ललितपुर में मुझे साहित्य की प्रेरणा मिली। फिर टीकमगढ़ में आए तो टीकमगढ़ में मेरे साहित्य को और पंख मिले और फिर लगातार हम काम करते रहे और आज भी मेरे जीवन का अंग है। साहित्य तो मेरे जीवन का अंग ही है। वो हमारा कोई शौक नहीं है बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सृजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हम बराबर नियमित काम कर रहे हैं। जी सर, ठीक है सर। मीठे बोल बुंदेली के और जय वीर बुंदेले जवान की जैसी किताबों को लिखते समय आपके मन में क्या उद्देश्य था? देखो भैया, पहली बात हमने बताया कि बुंदेली भाई मातृभाषा है। जी अब बुंदेली में पद्य तो बहुत लिखोगे, हाँ हाँ, सैकड़ों साल लिखोगे, अच्छा लेकिन बोली और क्वाउती बा हाँ, जब तक कोनो में बोली में गद्य साहित्य ना होवे तब तक वो भाषा को रूप नहीं बनत उगो। काहे कि भाषा तो ही को जब गद्य और पद्य दो ही होवे। तो जो अभाव हो तो ऊ अभाव की पूर्ति करवे के लाने हमने बुंदेली गद्य लिखो प्रारंभ करो। पहले लिखो नहीं जात तो बुंदेली गद्य लिखो प्रारंभ करो और लिख के प्रारंभ नहीं करो बल्कि उनमें गद्य में हमने कई किताबें निकाली। तो पहली किताब निकली थी हमारी 1990 में, बांके बोल बुंदेली के। अच्छा अच्छा ओके और वो बहुत चर्चित हुई क्योंकि बुंदेली में गद्य देख के लोगों को अच्छा लगा कि यार ये तो बुंदेली में तो अच्छा गद्य भी लिखो जा सका। सही फिर बात हमने दूसरी किताब निकाली मीठे बोल बुंदेली के। उसमें बुंदेली के निबंध और परिष्कृत है, माधुरी आया उनमें। फिर हमने तीसरी किताब निकाली नीके बोल बुंदेली की और उसमें बुंदेली का कुछ और कल्याणकारी स्वरूप सामने आया कि बुंदेली केवल भाषा नहीं है बल्कि वो जन समाज के लिए जनोपयोगी है, कल्याणकारी भी है। और ई के बाद फिर एक अद्भुत काम जो होगा कि बुंदेली में ललित मंद नहीं थे, तो बुंदेली के ललित मंद की किताब हमने निकाली, बुंदेली के ललित मंद। जी और वो इतनी चर्चित हुई क्योंकि हिंदुस्तान की किसी लोक भाषा में ललित मंद नहीं थे, लेकिन ये पहली किताब थी बुंदेली के ललित मंद जिसमें बुंदेली के ललित मंद आए और उसमें नेपाल के राष्ट्रपति ने हमें 40,000 का पुरस्कार भी दिया था। अच्छा तो अच्छा नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो नेपाल में उसको पुरस्कृत किया गया था बुंदेली के ललित मंद हमारे ग्रंथ को। जी तो इस तरह बुंदेली के भाषा के स्वरूप देवे के लाने हमने जीवन लगावा है और उनमें काम करना जरूरी है। तो
क्या है कि अपनी मातृभाषा के अगर हमें काम नहीं कर सकत तो क्या फायदा हमारे जिए को। मातृभाषा के कारण जो काम हमारा जीवन लग जाए क्या बात है तो सर, जीवन की सार्थकता है। क्या बात है सर। तो बस जीवन की सार्थकता करवे के लाने और बुंदेली भाषा को रूप देवे के लाने हमने ये ग्रंथ निकाले हैं। जहाँ तक आपने एक किताब को नाम लो, जय वीर बुंदेले ज्वारण की, जी जी। तो आपने बताया कि मर्दन सिंह का जन्म, मर्दन सिंह राजा थे बानपुर के, और उनका 1857 के भारतीय प्रथम आंदोलन में, क्रांति में मर्दन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। ऊपर को ने काम नहीं करो तो हमने ऊपर काम करो, नई खोजें करी, नए लक्ष्मीबाई की चिट्ठी निकाली, मर्दन सिंह की चिट्ठी निकाली, बाजीराव पेशवा की चिट्ठी खोजी, और कलकत्ता के गजेटियर से लाए, यहाँ वहाँ से सब खोज करी, और फिर हमने उसको काव्यात्मक स्वरूप देवे के लाने पहलो काव्य ग्रंथ હતો जो जय वीर बुदेले ज्वारण की। अच्छा अच्छा। दरअसल में जो है तो पूरा को पूरा समर्पित मर्दन सिंह के लाने, लेकिन वो मर्दन सिंह राजा के इतिहास के याद करवे के लाने हमने 1857 के इतिहास पर सचित्र वर्णन उनमें करो है, और वो बस काफ़ी शोध भी हुआ उनसे, और आज भी बा प्रेरणा के लाने लोग मानत है। वो किताब को ही पुरस्कृत करो, जी जी वहाँ जी। की बुलबुंदी ली गई हमारे क्या जो काव्य है। क्या बात है सर। आज आपको एक बात जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जितने भी हमारे बुंदेलखंडी दर्शक हैं वो जी आपको सुन के बहुत ही आनंद में महसूस कर जी रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सर बीच बीच में जो बुंदेलखंडी बोल देते हैं उससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि एकदम जान आ जाती है सर के मुझे सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपने कविता, कहानियां, निबंध, लेख सब कुछ लिखा। इनमें से आपका पहला प्यार कौन सा रहा और क्यों? देखो भैया, हमने कविताएं तो खैर लिखी ही हैं, और जी बुंदेली में जो कविता का वो बुंदेली और ब्रज को काव्य की भाषा कही जात है। तो काव्य की भाषा तो है ही, तो कविता तो हमने लिखी है, बहुत लिखी है, काव्य भी लिखे हैं, कई काव्य लिखे हैं, लेकिन हमने गद्य भी लिखा है। जी। और गद्य लिखने का श्रेय जब हमें लोग भी देते हैं तो बुंदेली भाषा को उसे स्वरूप मिलत है। तो बुंदेली भाषा को स्वरूप देवे के कारण हम गद्य कर लिखो है, और वो गद्य हमारे चर्चित भी है, निबंध भी है, आज भी है, लगातार हम निबंध लिखते हैं बुंदेली में, बुंदेली भाषा में लिखत है। और बुंदेली बोलबो तो हमारा जरूरी है। बुंदेली अगर हम बोलबे नहीं तो बुंदेली को महत्व कैसे मिले। सही भाई बात। अपनी भाषा में जैसे मराठी मराठी बोलत, पंजाबी पंजाबी बोलत, हाँ। गुजराती गुजराती बोलत। हाँ, बुंदेलखंड वालों को जो धर्म है कि बुंदेली बात का बतकाव कर में, सही। बुंदेली बोल में, और बुंदेली बोले तो ही तो प्रयोग में आए, और तो ही हम कह सकते दूसरों से भैया हमारा बुंदेलखंड में जन्म भाव। और तो ही हम भारत सरकार से कह सकत कि देखो बुंदेली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दे रहे, जो बुंदेलखंड के संग अन्याय कर रहे हैं आप। बुंदेली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दो, जो भारत सरकार से हमने निवेदन करो है। और हम बराबर दिल्ली से लेकर सब जगह सांसदों से विनती करत रहे कि बुंदेली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दो जाए। क्या कि 2000-3000 बोले वाले हैं जिनके, उनको स्थान मिल गो 8वीं जी संविधान की 8वीं जी अनुसूची, जी। और 6 करोड़ बुंदेली बोले वालों को उनकी मातृभाषा बुंदेली भाषा को आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिलो। तो हम सतत संघर्ष कर रहे हैं उनके लाने कि बुंदेली भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दो जाए। लेकिन वो तभी हुई है जब हम लगातार अपना काम बुंदेली में करें, बुंदेली में सृजन करें, बुंदेली में बोलें, बुंदेली को इस्तेमाल करें, और देश को दिखाएं कि बुंदेली अकेली हमारी मातृभाषा नहीं है, बल्कि इतनी समर्थ भाषा है कि महाकवि तुलसी बुंदेली में कविता भी लिख सकत। और 1183 में आलखंड, हिंदुस्तान को पहलो महाकाव्य आलखंड लिखो तो बुंदेली भाषा में, मनाभरी बुंदेली में। क्या बात है सर। तो लेकिन अब आप कहो कि टिकमणा कछु बुंदेली बोलिया, छतरपुर में कछु बोलिया, चरखारी में कछु बोलिया, तो जो बोली के रूप आए, भाषा को रूप तो एक जैसो है। जी काहे के सैकड़ों साल जौन पहले लोकगीत लिखे थे उनमें देखो बुंदेली एक सी आउट है, भई ना बिरज की बोर मोर शकीरी में। तो अब जैसा भई ना बिरज की बोर कत क्या गाँव थी आजकल, और वे सब जगह 100 का हो जात, चाहे बांदा में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे टीकमगढ़ में हो, 100 का हो जात। बुंदेली के क्यों लोकगीत ऐसे हैं जो बहुत चर्चित हैं। अब जैसे एक गीत है, जी। रघुवंशी सुने जइयो गारी, ओ शरणो नो बनो, हमने सुनी के रानी कौशल्या, बेगर पति सुत जाय, ओ शरणो नो बनो।
रघुवंशी सुने जइयो गारी, ओ शरणो नो वनो। ये जो लोकगीत जैसे जबलपुर में गाओ जात, वैसे बांदा में गाओ जात, वैसे ग्वालियर में गाओ जात, वैसे छतरपुर में गाओ जात। तो जो सिद्ध करत है कि बुंदेली भाषा में कोनो अंतर नहीं है। संपूर्ण बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड को क्षेत्रफल है 1,84,000 वर्ग किलोमीटर, और लगभग 50 जिला है बुंदेली के। और इतनी बड़ी क्षेत्र की बुंदेली बोली जाती है, यानी यूरोप के एक देश के बराबर। हॉलैंड पोलैंड जितना देश है उतना तो बुंदेलखंड को अकेले बुंदेलखंड। क्षेत्रफल है, और बोले वाले उससे ज्यादा ही है। जी जी जी। तो ईशे और बुंदेली में, बुंदेलखंड में एक से एक नामी योद्धा है। लक्ष्मीबाई, मर्दन सिंह, भगत बली, माना के नवाब, एक से एक योद्धा है, एक से एक कवि भय हैं। ईश्वरी जैसा महान कवि, लोक कवि बुंदेली भाव है। गंगाधर व्यास और तुलसी बताई थी मैं आपको। जी जी जी। तो ये सब बुंदेलखंड में पैदा भय हैं। तो बुंदेलखंड को तो अपनी एक महान अंचल है देश में, बीचा बीच है हिंदुस्तान के। तो जैसे आदमी की दिल को महत्व मिलत ना, ऐसे ही बुंदेली को भारत के हृदय स्थल को आवे को महत्व मिलत है। और वैसे ही देश को सम्मान भी करे चाहिए बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड की शहादत को, बुंदेलखंड की शौर्य को, बुंदेलखंड के श्रृंगार को, बुंदेलखंड के सृजन को, बुंदेलखंड के इतिहास को, भूगोल को। तो वैसे ही सम्मान भी देश को करे चाहिए। और जो वहाँ प्रयास रहा है कि हमारी मातृभूमि में जो चीज़ें हैं वे उजागर हो गए सबके सामने आए, तो ही उसको महत्व मिले। क्या बात बोल रहे हैं सर। सर की बातें सुन के एनर्जी आ चुकी है, और आशा करता हूँ आप लोगों में भी आ गई होगी। इसलिए हमको एक तो लाइव प्रस्तुति दे दी है सर ने, तो अभी हम लोगों का ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित हो गया कि अगली लाइव प्रस्तुति कब आएगी देखते हैं। कोशिश करते हैं कि अगला कुछ सर बताएं जिससे हम उस चीज तक पहुंच सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बुंदेली और हिंदी के लिए आपने मानकीकरण आंदोलन किया। देखो भैया हम उस बता, समय हाँ, किन चुनौतियों और अनुभवों से गुजरना पड़ा, ये बताइए सर। देखो भैया हमने आपको बताई जी कि बुंदेली में जो महाकाव्य आरखंड लिखे हुए थे बनाफरी बोली में। तो बांदा में जब बोली बोली जाते बाको बनाफरी, जी। तीखपण जब बोली जाते वह खटोला। तो गुरसराय में बोली जाती है व अलखूत। तो इन सबके जो नाव हैं वे अलग अलग हैं, खटोला, पमारी, और ये अन्य अन्य बनाफरी। तो ये बुंदेली के अलग रूप हैं। और ऐसे जैसे लड़का है, अब लड़का हो कहूँ टुरवा को याद, कहूँ बच्चा कही याद, कहूँ बेटा कही याद, कहूँ लड़का, कहूँ टुरवा। तो जो एक रूप आए चाहिए, तो भाई भाषा को नौनो स्वरूप बन पे। तो ई बुंदेली बोली के मानकीकरण करवे के लाने हम आंदोलन चलाओ। आंदोलन माने हमने कई सेमिनार करे, कई किताबें लिखी, कई प्रयोगशालाएं करी कि बुंदेली को मानकीकरण हो जाए। तो बुंदेली को सबके सामने, देश के सामने एक रूप आ सकत है। भैया देखो लिखवे के लाने, बोले में आप कैसे बोलते रहो, लेकिन लिखवे में एक रूप तब है चाहिए। तो सही बात। मानकीकरण को आंदोलन इसे भाव कि भाषा की एक रूपता बनवे, और बुंदेली सार्थक भाषा के रूप में उजागर हुए, सिद्ध हुए। तो मानकीकरण है। अब हिंदी को मानकीकरण अभी चल लो, सही बात। हालांकि हिंदी की उम्र बुंदेली से कम है। अच्छा। हाँ भाई, आप हिंदी की उम्र कम है, 200-300 साल। आप अमीर अमीर खुसरो का मान सके। जी जी। और बुंदेली की प्रमाणिकता यह है कि 1183 में तो आलखंड महाकाव्य लिखोगा वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जब 1183 में लिखोगा महाकाव्य, तो महाकाव्य लिखवे के लाने भाषा को तो समर्थ और सार्थक भय चाहिए कि 200-300 साल पहले से तो रही आई हुई है। तो 9वीं सदी से बुंदेली चल रही। चंदेलन के काल में खजुराहो को जाना था आप? जी। खजुराहो 11वीं शताब्दी में आए। तो 9वीं शताब्दी से चंदेलन को काल होगा तो प्रारंभ। तो बुंदेली, बुंदेलखंड की अकिल नहीं, चंदेलाई के पहले भाई बुंदेली के। जहाँ अलग बात है कही याद, ओ चंदेलों के देश तुम्हारी बाणी बुंदेली, तुम्हारी नदियां मृगनयनी, तुम्हारी भाषा बुंदेली। अरे ओ क्या चंदेलों के विदेश, तुम्हारी नदियां मृगनयनी, तुम्हारे पर्वत सूर्यमुखी, तुम्हारी भाषा बुंदेली। क्या तो बात। ये बुंदेली का महत्वपूर्ण स्थान है, बुंदेली का शौर्य महत्वपूर्ण है, बुंदेली का शब्द ज्ञान महत्वपूर्ण है। अद्भुत शब्दावली है बुंदेली में। ऐसी कोनो चीज नहीं है दुनिया में जी को बुंदेली में हम नहीं कह सकते हो। जा आपको हमने कोशिश करी है, यानी कोनो भी इतनी समर्थ है
क्या आप हिंदुस्तान की कौन सी भाषा में हम बात करो कि इको बुंदेली हुई है, हम बता दें आपको बुंदेली की भाषा। तो हमारी अज्ञानता, कहूँ की अज्ञानता से कौन भाषा की अज्ञानता नहीं कहूँगा, हमारी अज्ञानता हो सके, समाज की अज्ञानता हो सके, लेकिन बुंदेली भाषा की सामर्थ्य और सक्षमता अद्भुत है। बुंदेली भाषा में कोनो भी आप बात कर सको, वो आपको शब्द मिल जाए, और ऐसे ऐसे शब्द बुंदेली में कि जीखो और भाषा में नहीं मिले। अब जैसे हम कहो चैथी, अब बता दो अंग्रेजी में कहा चैथी को, नहीं पता। आप नेक कहो गर्दन कहो, लेकिन चैथी नहीं कह सकत। तो क्या ये सर? और भाषा की क्षमता हो सकत। जैसे बुंदेलखंड में उरैया, अब उरैया का किसी भाषा में आपको शब्द नहीं मिलेगा। उरैया माने होते भुनसारे की कोमल कोमल धूप, जो मुलायम धूप पड़ती है, वो उरैया अच्छा कहते हैं। अब आपको सनलाइट मिल जाए, मॉर्निंग लाइट मिल जाए, आप मिड डे लाइट कह दो, लेकिन दोपहरिया कह दो, हाँ। लेकिन आपको उरैया को नहीं औरैया कह सकते। वह बुंदेली में कहना पड़े आपको। औरैया का जैसे सर बता रहे हैं, औरैया का एक अलग ही स्वाद हाँ, है, और एक वो अलग शब्द ही मजा है। बुंदेली में कह सकते। जी जी। तो बुंदेली की भाषा सामर्थ्य है कि हर छोटी छोटी चीज को आप व्यक्त करने की सामर्थ्य है ही भाषा में। बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया कि बुंदेली जो भाषा है, ये इसका मतलब हिंदी के भी पहले की है। ये भाषा उसके भी पहले की है। भाई अब 1183 में आलखंड लिखो तो 1500 साल तो हो ही गए। जी जी जी, बिल्कुल। अब मैं इससे इससे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक शो आता था टीवी के ऊपर, हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, और उसके पहले एक शो आता था भाभी जी घर पे हैं। हमारे आज के समय के लोगों के बीच में वो बहुत चला शो, बहुत हर हर पीढ़ी ने उसको देखा है, हर इंसान तक वो शो पहुंचा है। उसमें एक किरदार जो था हप्पू सिंह, आप लोग जानते होंगे, वो बुंदेलखंडी भाषा उपयोग करते थे। और बुंदेली भाषा जो वो बोलते थे, उससे सब लोग उस चीज का अलग आनंद उठाते थे। तो उस चीज को इतना ज्यादा लोगों ने ऊपर लेके गए, और इतना ज्यादा मजा आया उनको कि एक शो पूरा उसके नाम पे बन गया। तो आप ये देखेंगे कि जितना सर बता रहे हैं, उसके बाद ये भी है कि वो मजेदार भाषा के रूप में एक आपको प्रफुल्लित करती है। आगे बढ़ते हैं सर। अम, 2019 में जब आपको पद्मश्री सम्मान मिला, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इस सम्मान के बाद आपके जीवन में क्या बदला? देखो भैया, जा तो भारत के राष्ट्रपति की कृपा है, जी भारत सरकार की अनुकंपा है। हमें अप्रत्याशित रूप से जब जो पुरस्कार राष्ट्रपति उन्होंने दोगे तो हमने उतैया कही थी कि जो सम्मान कैलाश मड़वैया को नहीं मिल रहा, जो बुंदेलखंड के 6 करोड़ लोगों को सम्मान करो जा रहा हो। श्रमण समाज यानी जैन समाज में बुंदेली का बहुत प्रभाव है। अनेक ग्रंथ बुंदेली के होते, पुराण जो है बुंदेली में लिखी जाती। तो श्रमण समाज के लाने और बुंदेलखंड को हमने समर्पित करो तो। और जब पहली बुंदेली पद्मश्री पुरस्कार पहली बार बुंदेलखंड को मिलो, जी इनके जी पहले जी कभी नहीं मिलो। जी जी। बल्कि बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी पहली बार जो पुरस्कार आओ तो। और हमने हिंदी में भी लिखा थे, बुंदेली में भी लिखा थे। हिंदी में भाई समान गति है, जो नहीं है के लिए बुंदेली। लेकिन जब जो लोग करने लगे ना कि बुंदेली गंवारणी भाषा है, तो हमें लगा कि तो अपनी बताई की बेइज्जतियां कर रहे हैं। सही बात है सर, अपनी बिल्कुल। मातृभाषा में हमें गौरव है चाहिए। भाई हमारी राष्ट्रमाता है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो राष्ट्रमाता की तरह हिंदी है। लेकिन हमारी माँ है, हमारी मातृभाषा बुंदेली है, वो हमारी जन्म देने वाली माँ है। तो हमारी माँ का सम्मान होगा तब भारत माता का सम्मान होगा। तो जी और बिल्कुल। बुंदेली को आप समर्थ करो तो देश की जरण को सींचत आप। सही बात है सर। काय के जरण को न सींचो तो फल कहाँ से मिले आपको? क्या बात है। पत्तल को पानी दे से कचौड़ी हुई है, जोड़ों को आपको सींचे। जरण को सींचने पड़े। और जरण को सींचो काम आए, बुंदेली भाषा को समर्थ बनावो, बुंदेली भाषा को अपनी मातृभाषा को समर्थ बनावो, उमें बतकाव करवो, उमें सिंचन करवो, उको सींचवो, उको आगे बढ़ावो। जो जरण को सींचो बहुत तो। और हमन को तो छत्रसाल सके गए थे, छत्रसाल को जाना था। महाराजा बड़ा अन्याय छत्रसाल। हुआ बुंदेलखंड के साथ। जी जी। हमारे छत्रसाल को आज तक इतिहास में वो स्थान नहीं मिला। 1649 से 1731 इन वर्षों में छत्रसाल ने बुंदेली में ही, बुंदेलखंड की राजभाषा ही बुंदेली रही है 400 साल। और छत्रसाल ने तो एक तरफ तलवार चलाते वो दूसरी तरफ बुंदेली में काम करते। अच्छा। और उनने हमें जो मंत्र दो तो कि लाखों घटे कुल साखो न छाड़िए, वस्त्र फटे प्रभु और उदय।
द्रव्य घटे घटना नहीं कीजिए, देह न को पेलो को हंसे। भूप छता जल राशि को पैरी वो, कौन हूँ बेरे किनारे लगे है। वो हिम्मत छोड़े ते किम्मत जाएगो, जाएगो काले कलंको न जय। क्या बात है सर, क्या ये बात। छत्रसाल की विशेषता थी। हिंदुस्तान में कोई ऐसा दूसरा राजा नहीं हुआ कि एक तरफ से तलवार चलाई हो और दूसरी तरफ कलम चलाई हो, और कलम भी चलाई तो ऐसी नहीं चलाई, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। छत्रसाल के यहाँ जितने कवि रहते उतने कौरू राजा के दरबार में कवि नहीं मिले। आप देखो, जब शिवाजी, हम सब जानते शिवाजी के नाम बहुत हो, तो छत्रसाल को नहीं हो, तो शिवाजी के दरबार में भूषण कवि थी एक। छत्रसाल ने, शिवाजी ने भूषण ने सुनी कि छत्रसाल बड़ा प्रभाव है, बड़े कवि होते, तो वे छत्रसाल ने होता दो ना क्या हो आप दे, तो वे आए पूना से भूषण कवि, और जब पन्ना के लिए पहुंचे तो बीच में उनकी पालकी आई थी, तो वे उतरे, और भूषण ने पूछी पालकी वाले से कि जो जिन्हें बुलाया वो है कहाँ, वो आवे तो सामने, उन्हें स्वागत ही नहीं करूं। छत्रसाल पालकी में से अपना कंधा अलग करके बोले, महाराज में आओ। तो छत्र भूषण बोला, इतना ब्रह्म राजा कि जो भूषण की पालकी में कंधा दे हैं, हमें पता नहीं पड़ रहा। तब भूषण के मुख से निकला था, राजत अखंड तेज साजस गुद, राजत अखंड तेज साजत सो यश बजो, गायत गरज है दिग दाल को। राजत अखंड तेज साजत सो यश बड़ो, गायत गयन दिग्गजन ही साल को। जाहि के प्रताप ते मलिन आफताब होत, ताप तजी करती दुरति बहु ख्याल को। कि साज सजी गज तुरी पैदल कतार दीने, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। और राव राजा एक ध्यान में न ल्याओ, अब शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को। क्या बात है सर। तब भूषण ने कहा था कि हमारी जिंदगी में या तो शिव जी को सराहेंगे और किसी राजा को सराहेंगे, छत्रसाल को सराहेंगे। ऐसा राजा उन्होंने देखा ही नहीं था। यानी जिसने आचरण में, व्यवहार में, सृजन में छत्रसाल जैसा राजा पैदा नहीं हुआ इस धरती पर, लेकिन स्थान नहीं मिला उनको। और अकेले तलवार से नहीं, यानी तलवार तो आपको मालूम है कि बुंदेलखंड की स्थापना उन्हीं ने करी थी। इत गंगा उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरण की रही ना काहू होश। तो छत्रसाल के राज्य का काल है। और यानी अपने वाणी में जैसा बुंदेली को प्रयोग छत्रसाल ने करो है, वैसे कौन नहीं करो। एक शब्द आपने सुनो, ये कुमलावो, कुमला आ जाते हैं, बोलने कुमला आ जाती। अच्छा अच्छा। अब देखो छत्रसाल ने कुमलान को कैसे उन्होंने प्रयोग करो है। छत्रसाल ने ई छंद के माध्यम से साहित्यकारों को भी सम्मान दो, और बुंदेली को कैसे उन्होंने प्रयोग है कुमलावे शब्द को, कि आवत है कृपा करके छत्रसाल कहे उठो आदर दीजे। और शारद कंठ बसे जिनके, तिनके ढिंग बैठे सुधारस पीजे। कि तारे जरा ही जवाहिर ते, गज बाजन ते सन्मान ही कीजे। ओ कीरत के बिरवा कवि है, इनको कबहू को मुलान न दीजिए। अच्छा अच्छा। ये था एक छत्रसाल के राजा में कि कवि जो है कीर्ति का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको कुमलाना मत दो, उसको कम से कम और दो ना दो। हालांकि भी कहते हैं, तारे जरा ही जवाहिर दे, गज बाजन दे सनमा नहीं कीजिए। कीरत के बिरवा कवि है, इनको कबहू कुमलान ना दीजिए। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। आज की पीढ़ी अपनी मातृभाषा और लोक संस्कृति से दूर जा रही है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भैया, हमने पहल विनती करी है, नई पीढ़ी को दोष बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जो दोष है हमें और तुम्हें, कि हम अपने मौड़ी बड़ों को सिखावती नहीं है कि भैया जरा सींचो। हम मौड़ी में तो वे अनजान है, उन्हें सिखाओ कि भैया तुम जितने चाहो ऊंचे बढ़ जाओ, लेकिन धरती पे पाँव धरे रहो। सही बात है। और आप अपनी जड़ें सींचो, तो ही आपको फल फूल अच्छे मिले। तो जब उन्हें बताया चाहिए
कि हमारी मातृभाषा है, हम मातृभाषा में जितनी नौनी तरीका से अपनी बात कह सकत, बस दूसरी भाषा में नहीं कह सकत। अपनी मातृभाषा में जैसी नौनी तरह से हम कहते हैं, वो अपनी कौन भी बात कह सकत और वो समझा सकत भैया जो आए। लेकिन आप अंग्रेजी में कहो, फारसी में कहो, उर्दू में कहो, तो आपको सीखने पड़े। तो आदि ऊर्जा तो नई पीढ़ी की भाषा सीखने में लग जात। और अगर मातृभाषा में क्यों, तो भाषा तो नहीं आती ही है, तो अपनी भाषा में सीधी से बड़ा बात कर दें। बिल्कुल यही से सही। महात्मा गांधी ने कही थी कि बचपन बाल शिक्षा नई पीढ़ी को बचपन में शिक्षा जो दी जाए, प्राइमरी शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाए, तो मोड़ी मोड़ की ऊर्जा भाषा में नहीं लगे, बल्कि विचार व्यक्त करने में लग जाए। और जब विचार व्यक्त करने लगे तो अनुसंधान हुई है, बड़े बड़ी खोजें हुई हैं, बड़े बड़े काम होने लगे। जी, जी, जी। तो उनकी ऊर्जा को संचित करके हम जो सिखाओगे जड़ में काम करो। तो आप नई पीढ़ी को यदि शिक्षा अपनी मातृभाषा में दो, तो नई पीढ़ी और आगे बढ़े, आसमान छुए और अनुसंधान करे और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण काम करे कि जैसे लोग कवि ईश्वरी कर गए, तुलसीदास जी कर गए, गंगाधर व्यास कर गए और लक्ष्मीबाई भी कर गए, तो मदन सिंह कर गए। इनको प्रेरणा तो अपनी भाषा से मिली। अपनी भाषा में नहीं काम करते तो कुछ नहीं होने। सही बात है सर। तो जो हमें सिखाए चाहिए नई पीढ़ी को, हमें संस्कार दे चाहिए उन्हें। जो हमारा काम है नई पीढ़ी को संस्कार देने को लाने। और नई पीढ़ी को जब लगे कि अरे वाह जा तो दोनों की आपने, तो वे भी सीखें, वे भी बतकाव करें मंदिली में। क्या बात है सर। तो आशा करता हूँ आप तक ये पहुंच गया होगा संदेश जो सर ने दिया है नई पीढ़ी के लिए। जो भी वहाँ बैठे हैं कवि, जो आगे अपने आप को एज अ कवि देखते हैं, लेखक देखते हैं, या साहित्य की रचना जो भी जैसा भी कर रहे हैं आप, उस चीज में आगे बढ़ने के लिए ये बात जो सर के द्वारा कही गई है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली महत्व रखेगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपकी रचनात्मक प्रक्रिया कैसी रहती है? कोई खास आदत या तरीका जो आप हमेशा अपनाते हैं, प्लीज बताएं। देखो भैया, कोनो खास तरीका तो अपना हो यार, जब कृतज्ञता उड़ी जात हमारे जीवन को अंग ही है वो। तो हम तो सरल सहज रूप से सृजन करत थे, जी। सहज रूप से हमारे मन में विचार आऊ तो हम लिखन लगत और लिखत जात, लगातार लिखत है। तो जो हमारे जीवन को अभिन्न अंग है, स्वतः स्फूर्त है ये। और जब स्वस्फूर्त होता है तो उसमें कौन कृत्रिमता की जरूरत नहीं पड़त। ना कौन बान बनावे की, ना आवरण उड़े की, क्या हमें यही टाइम पे बैठना है, इतने बैठने होते बैठने। जहाँ चाहे बैठो, जहाँ चाहे ठाणे हो, जब चाहे लिखो। जब लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, सृजन करने तो करने हैं। उगलाने कौन किसी में जो आएगा, अच्छी टेबल चाहने, अच्छो पेन चाहने, अच्छी बात वो मिल जाए हमें तब लिखे। अरे वाह, जो तो बनावटी बातें आए। आपको तो सहज रूप स्वस्फूर्त है, उठाई कलम और लिखने लगे। जब क्या मूड बात मन में है। विचार आए और लिखने लगे, तो हो जा प्राकृतिक बात, सहज बात। सहज बात भेजी है क्या बात है। अगर आप सच्चे मन से कोई कार्य में लग जाते तो वो आपको मिलता ही मिलता है। बस। दूसरी चीज, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, अगर आप उसको कलम के द्वारा कागज पे उतारेंगे, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है जो शस्त्र से भी शस्त्र के बराबर का ही दर्जा रखती है कलम। जैसा कि सर बता रहे थे कि कहानियां जो उन्होंने बताई बुंदेली में क्या क्या हुआ। भाई शस्त्र तो चलाना पड़ता है बिल्कुल। और शास्त्र तो पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, क्या बात है। शस्त्र और शास्त्र ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। ठीक है सर। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी, कैसे अपने चीज़ को, अपने दिमाग में जो विचार है उसको कार्य रूप में परिणत करें और आगे बढ़ें। सर, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। आप अपनी साहित्यिक यात्रा की विरासत को कैसे देखना चाहते हैं? आगे कौन से विषयों पर लिखना आपका सपना है? देखो भैया, हमारी जहाँ तक विरासत है, या विरासत रबियल बिछड़ी तो आए नहीं कि लिख के सो भी याद। जी, ये तो संस्कार आए। तो सही हमने बात है। नई पीढ़ी को यही संस्कार दे रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि अपनी शक्ति सृजन में लगाओ, अपनी मातृभाषा में लगाओ, अपनी मातृबोली में लगाओ। अपने देश को उन्नति करवे के लाने, अपनी जन्मभूमि को, अपने गांव को, समाज को आगे बढ़ाओ तो देश आगे बढ़े। क्या और बात आप अपने जीवन को समर्पित कर दो देश के लाने, जन्मभूमि के लाने, तो आपको भी नाव हुई है और देश को भी नाव हुई है। और ये नी को काम आए, जरण को काम आए, जो ही करे चाहिए। और हम तो नई पीढ़ी से एक बात करते हैं भैया कि अपना लक्ष्य बना लो। है। बिल्कुल सही बात। जीवन है सतत प्रवाह है मित्र, इसमें ना स्थिर कोई चित्र। हाँ, लक्ष्य सुनिश्चित कर लें तो हो सकता है चलना पवित्र।
लक्ष्य सुनिश्चित कर लें तो हो सकता है चलना पवित्र, हो सकता है चलना पवित्र। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया और आपने जो अपनी वाणी के जरिए आपकी बात हम तक पहुंचाई, जो आपके मन में थी वो बहुत ज़रूरी था कि हमारे दर्शक वो चीज़ देखें और अपने जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत भैया, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।